मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये अक्टूबर मिड में हो सकता है, लेकिन आप सबको फिर भी सितंबर के लास्ट वीक के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर सितंबर के लास्ट वीक में भी करवा दे, क्योंकि आरपीएससी मुझसे पूछ के तो करवाएगी नहीं एग्जाम, तो मेरे लगने से या नहीं लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सितंबर लास्ट वीक के लिए भी हमें तैयार रहना है। क्लियर है? तो अगर सितंबर लास्ट वीक में भी एग्जाम हो जाता है तो कैसे हम इस प्री एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं? देखो, लगभग एक एवरेज थोड़ा सा बता देता हूँ। एवरेज लगभग हर साल आरएस में फॉर्म कितने भरते हैं? पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पिछली बार कितने भरे थे? 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। आरएस प्री में 6.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, प्री एग्जाम में अप्लाई किया है, ये अप्लाई करने वाले लोग हैं। और उसमें से एग्जाम में कितने बैठते हैं? पिछला डाटा ये था कि 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया था। यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं तो जो फॉर्म तो भरते हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं देते हैं। बहुत सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं। मान लो कि उस दिन घूमने का मूड नहीं है तो फिर एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो एक बार घूम के आ जाएंगे, सेंटर भरते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो 1-1.5 लाख तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा फॉर्म भरने का इस साल हो सकता है बढ़ भी जाए, बढ़ सकता है, क्योंकि आप सभी फॉर्म भर रहे हैं तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो बढ़ सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के आप में से ये दिमाग में भी आ रहा है, कई कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग, कि अपना नंबर कहाँ लगेगा? फॉर्म तो भर देंगे लेकिन अपना नंबर कहाँ लगेगा, पास होंगे या नहीं होंगे? आप में से कितने लोग हैं जो ये श्योर है कि इस बार आरएस प्री क्लियर कर लूंगा, कर लूंगी, कर लूंगा? क्या बात है, इतने लोग आरएस प्री क्लियर होने वाले हैं यहाँ से? ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा परसेंटेज अगर इतना क्लियर कर लेंगे। अच्छा, किसको डाउट है कि मेरे से नहीं होगा इस बार, वो हाथ खड़े करना। डाउट तो किसी को नहीं है। अच्छा, डाउट नहीं है। ऐसा कौन है जिनको पक्का है कि मेरा क्लियर नहीं होगा? ऐसा भी कोई नहीं है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो डाउट में है ना, क्लियर में, लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं खड़ा किया जब मैंने कहा क्लियर हो जाएंगे। तो काफी, या लगभग 50% लोग हैं जो ये, जिनको लग रहा है कि इस बार प्री क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो रणनीति बता रहा हूँ उसको फॉलो भी कर लेना, फिर श्योर हो जाएगा कि आप क्लियर कर लेंगे। और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, ठीक है, अब कम से कम, हाँ, इन्होंने यहाँ इतनी हिम्मत तो दिखाई कि हाँ क्लियर कर लेंगे। आप हाथ खड़े करने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे, एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे? या वो ऐसे बच्चे जो नए जुड़े हैं बाद में, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, हाथ खड़े करने के लिए भी एक अलग से मोटिवेशन क्लास चलानी पड़ती है। देखो, 2-3 चीजें जो दिमाग में है उन चीजों को पहले तो निकालना है। वो अपने लिए एक मेंटल ब्लॉक का काम करेगा। उस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम क्लियर नहीं होता है। एक तो दिमाग में ये चीज रहती है कि इतने लोग सारे फॉर्म भरते हैं और 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास लोग एग्जाम देंगे, फाइनली प्री पास करने वाले लोग कितने होंगे? 15,000 के आसपास। अगर आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा तो ये लिखा है कि 15 गुना पास करेंगे। तो एक बार मान लेते हैं कि 900 है तो 15 गुना 15,000 मान लेते हैं। ठीक है, राउंड फिगर में कुछ वैकेंसीज का खबर आ रही है कि 67 पोस्ट और बढ़ सकती है। बढ़ने के बाद भी 950 के आसपास पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो 15,000 लोगों को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो 6.5 लाख में से हमें 15,000 में आना, पहला टास्क तो हमारे पास ये है। क्या हम उस 15,000 में आ पाएंगे? देखो, आरएस प्री, अगर आप आरएस प्री क्लियर कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आप आरएस बन गए, उससे कुछ नहीं होना है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है? कि आरएस में सेलेक्ट हो फाइनली। ठीक है, तब तो हम आरएस बनने का, और ये वास्तव में ये लग जाएगा आरएस बनेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आरएस प्री भी अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप आरएस प्री भी पास कर लेते हो, ऐसा नहीं कि आरएस प्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप में से आप आरएस प्री भी पास कर लेते हो तो ये समझ लेना कि मार्केट में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आरएस प्री आपकी बहुत इज्जत बढ़ा देगा मार्केट में। अभी हो सकता है कोई ज्यादा इज्जत नहीं करता हो, लेकिन अगर आपने प्री भी पास कर लिया तो मान के चलिए कि लोग आपको आधा अफसर तो मानने लग जाएंगे। ये आधा अफसर तो बन गया है। ठीक है, हाँ, हो सकता है शहर में इतना नहीं माने, गांव में तो आपकी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी, ये तो अफसर बनने वाला है। आपका परिवार का सपोर्ट आप तक, आपको हो सकता है नहीं मिल रहा हो इतना, आपका परिवार का सपोर्ट आपके लिए बढ़ जाएगा। और जो सबसे बड़ी जो चीज होगी आपके साथ, वो ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस, जो अब तक डाउन था कि मैं कोई एग्जाम पास कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आपका कॉन्फिडेंस प्री पास करने के बाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि आप कोई सा भी एग्जाम पास कर सकते हैं। और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपने आरएस प्री का एग्जाम पास कर लिया तो मानकर चलिए कि उसके बाद जो बाकी छोटे छोटे एग्जाम है वो आप सारे एग्जाम पास कर लेंगे। आप मुझे इस बात की गारंटी दे दीजिए कि आप आरएस प्री एग्जाम पास कर लेंगे। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि बाद के आप एग्जाम भी पास कर लेंगे। आपको कौन सी गारंटी देनी है? आरएस प्री की। आप मुझे आरएस
आरएस फाइनल सेलेक्ट होने के लिए अपने को मेंस भी क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। आप मुझे अभी सिर्फ इस बात की गारंटी दे दीजिए कि सर हम आरएस फ्री पास कर लेंगे, मेंस की तैयारी मैं आपको इतनी करवा दूंगा, आप मेंस भी क्लियर कर सकते हैं। कम से कम 50-100 टेस्ट प्रैक्टिस करवा देंगे आपको यहाँ पे। लिखना मतलब उसमें जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा, कोई एक दो चांस हो सकता है कि कुछ नंबरों से रह जाए, बाकी मेंस पास करवा सकते हैं हम आपको यहाँ पर, अगर आप प्री पास कर लो तो। ठीक है ना, तो आपको बस ये गारंटी देनी कि सर प्री हम पास कर लेंगे, मेंस आप पास करवा देना, मेंस की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। अब प्री पास कैसे करना वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कुछ 2-3 चीजें जो दिमाग से निकाल देना। पहली चीज जिसके ये भी दिमाग में है, पहली बात तो कि पहला प्रयास है हमारा, किसी का हो सकता है बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहला प्रयास है, इस बार देख लेते हैं, असली तैयारी अगली बार करेंगे। अगर किसी के आप में से कईयों के दिमाग में हो सकता है कि इस बार तो इतनी तैयारी अभी हुई नहीं, अभी अभी तो ज्वाइन किया है कोचिंग, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ऐसा दिमाग में किसी किसी का कि इस बार तो एग्जाम देख लेते हैं, अगली बार और सीरियस तैयारी करेंगे, इस बार कुछ होगा तो अगली बार तो कर लेंगे। अगली बार का बताता हूं, ये एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस, इंटरव्यू, वो जो फाइनल होगा तब अगली वैकेंसी आएगी। 2.5 से 3 साल का इसका प्रोसेस लगने वाला है। यानी कि अब जो वैकेंसी आई, वापस अगली वैकेंसी आने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 2.5 साल। अब 2 से 2.5 साल के बाद आपकी स्थिति कैसी होगी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आप वापस कोचिंग आ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, किताब भी पढ़ पाएंगे, हो सकता है किसी की शादी करवा दे जबरदस्ती, किसी की हो रखी हो तो बच्चे हो जाएंगे। 2.5 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। और 2.5 साल बाद आप फॉर्म भी भरते, क्योंकि जिम्मेदारियां जैसे जैसे एज बढ़ती है जिम्मेदारियां बढ़ती है, उसके बाद आप तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपको भी नहीं पता। 2.5 साल बाद आप फॉर्म भी भरेंगे, पूरा प्रोसेस चलेगा, 2.5 साल और लग जाएंगे, 5 साल। यानी कि अगर आप उसमें सेलेक्ट भी होते हैं, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आप अगली बार भी सेलेक्ट होंगे तो आप कितने साल लेट हो जाएंगे? 5 साल लेट हो जाएंगे। 5 साल हमें अपनी एज नहीं गंवानी है। अगर आप 21 साल के हो गए, फॉर्म भरने लायक हो गए, तो फिर 26 में जाकर सिलेक्शन होगा। इसलिए जो मौका सामने आया है उसी मौके पर वार करना है, अगले मौके का इंतजार नहीं करना है। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने 2.5 महीने भी हैं तो प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए 2.5 महीने बहुत हैं। अक्टूबर में एग्जाम होता है या सितंबर में एग्जाम होता है तो इतना समय है ना, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि समय कम है नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि इतना टाइम बहुत है आरएस प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आप 2.5-3 महीने दे सके, रोज के 10 से 12 घंटा दे सकते हैं 10 से 12 घंटा। आवाज कम आई? दे देंगे 10 से 12 घंटा। अगर अभी नहीं दोगे तो फिर बाद में दूसरी जगह देना पड़ेगा वो 10 से 12 घंटा। इसलिए अभी से दे देना ताकि वापस इसी एग्जाम में दोबारा नहीं बैठना पड़े। ठीक है ना? तो आप अगर इन 2.5 से 3 महीनों में आपको धीरे धीरे बढ़ेगा, हो सकता है किसी की क्षमता नहीं हो अभी 10-12 घंटे का, 6 घंटा करना, फिर 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 दिन, 20 दिन के अंदर अपनी क्षमता 10-12 घंटे की कर लेना, है ना। यहाँ आए हो तो ये मानकर चलना कि हाँ इस टाइम को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इस टाइम का पूरा यूज करेंगे। 2.5-3 महीने बहुत होते हैं, मतलब अगर आप अपने जीवन के 2.5 से 3 महीने समर्पित कर दो तो आप अपनी पूरी लाइफ बना सकते हो। और आपके सामने मौका भी आया हुआ है, मानकर चलना कि मौके बार बार नहीं आते हैं। मौके कैसे? एग्जाम तो फॉर्म बार बार निकलेंगे, वैकेंसी बार बार आएंगे, लेकिन मौके बार बार नहीं आएंगे। हो कोई पता नहीं कि अगली 2.5 साल बाद जब वैकेंसी आएगी तो आपकी स्थिति कैसी होगी, आपको यहाँ बैठने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, आपको किताब उठाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप भी नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है ना? तो आपके पास वैकेंसी भी आ गई और आपके पास मौका भी, आप यहाँ आए तो ये तो मान के चले कि हम 2.5-3 महीने देने ही आए हो आप, और उसी के लिए आए हो आप पढ़ने आए तो पढ़ने के लिए आए आप, और इसी के लिए आए कि आपको एग्जाम क्लियर करना, तो सब चीजें आपके पास है। यानी कि इस बार मौका मिला हुआ है। और आपको लगता है कि टाइम कम है, तो मैं आपको बता देता हूं टाइम कम नहीं है, 2.5 महीने बहुत होते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करेंगे। क्लियर है? अक्टूबर में एग्जाम होता है मान लीजिए, तो मेंस एग्जाम कब हो सकता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा अनुमान देता हूं। तो मुझे इस बार लग रहा है ये सेम वैसा ही सीन है जो 2018 में था। इसका मतलब है विधानसभा चुनाव हो रहा है दिसंबर में, और उसके बाद मई में लोकसभा चुनाव है। पिछली बार भी 2018 में जो एग्जाम हुआ उसमें सेम यही कंडीशन, विधानसभा चुनाव था, उसके बाद लोकसभा चुनाव था, एग्जाम उसके बाद में हुआ जून में, 25-26 जून को। इस बार भी लगभग यही सीन हो रहा है। आरपीएससी कोशिश करेगी कि एग्जाम फरवरी मार्च में हो जाए मेंस का, लेकिन हर बार ये रहता है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाती है किसी न किसी कारण से। अगर एक बार भी एग्जाम की डेट आगे बढ़ी तो वो सीधा जून में जाएगा। अगर खुशकिस्मती से ये जून आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, अगर जून तक चला जाएगा आप बहुत बेटर तैयारी कर पाएंगे। जून तक जाता है तो 8 महीने का टाइम मिल जाएगा। कितने का? 8 महीना। और 8 महीना बहुत होता है मेंस की तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर हम मानकर चले एक बार भी कि ये जून में नहीं होता और मार्च में भी एग्जाम करवा देती है, तो भी अपने पास 5 महीने तो मिलेंगे। कितने मिलेंगे?
और 5 महीने भी थोड़ी सी अपनी क्षमता बढ़ाकर मेंस एग्जाम 5 महीने में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है, मेंस एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल मेंस के लिए हमें पर्याप्त समय मिलेगा। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? सिर्फ प्री पर फोकस करना है। हल्की सी आवाज थोड़ी सी बढ़ाएं क्या? थोड़ी सी हल्की सी आवाज बढ़ा दीजिए, ठीक है? सही है वो आवाज कोई, या ज्यादा हो गई? सही है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी वापस कम कर दो, मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, ठीक है। आपको अभी फिलहाल 2.5 से 3 महीने सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करना है? प्री पे फोकस करना है। आपको गारंटी देनी है मुझे प्री पास करने की, मैं आपको गारंटी दूंगा मेंस पास करने की। तुम मुझे प्री दो, मैं तुम्हें हाँ मेंस दूंगा। तो प्री की जिम्मेदारी, अब जब प्री नहीं दोगे तो मेंस कहाँ से देंगे? तो पहले क्या देना पड़ेगा? आप प्री दे दीजिए हमें, ठीक है ना? मेंस की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अब प्री कैसे करना है मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। आपको तैयार रहना प्री के लिए। देखो प्री में अपने पास 15 जो 2-3 चीजें, टाइम की कोई कमी है? अभी 2.5 महीने 3 महीने बहुत हैं। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं मैं 2.5 महीने से तैयारी कर रहा हूं, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, डेली 7-8 घंटे तैयारी कर रहे हैं, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। इसी एग्जाम में वो लोग भी बैठेंगे जो 2021 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बैठे होंगे सभी, नॉर्मली सभी बैठते हैं। अभी 2021 का, क्योंकि इंटरव्यू का रिजल्ट ही नहीं आया तो किसी को नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब तक फाइनल नहीं हो जाता किसी को नहीं पता। तो मान के चलिए कि जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसका ऑलरेडी बहुत अच्छा लेवल है, वो सब के सब लोग वापस बैठेंगे। उसके पहले जो 2018 बैच में भी जिनको आरएस नहीं मिला, आरपीएस नहीं मिला, तहसीलदार नहीं मिला, वो सब के सब लोग भी वापस बैठेंगे। यानी वो सेलेक्टेड है, ऑलरेडी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन वो भी वापस फॉर्म भरेंगे। तो दिमाग में आता कि जब इतने धुरंधर लोग वापस बैठ रहे तो हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा? अगर ये भी गलतफहमी है तो इसको भी निकाल देना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पिछले 2.5 साल से कैसी तैयारी कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में भी 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछली बार वाला एग्जाम भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना उनका, सबके सबके कहाँ हुआ? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई 2.5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ लोग 6 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका हर बार एग्जाम नहीं होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने साल से कितने घंटे पढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूं, तैयारी करने के लिए, अब प्री एग्जाम निकालने के लिए 2.5 साल से कोई कितनी तैयारी कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है। आप 2.5 महीने में कैसे तैयारी करोगे वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो 2.5 महीने में कैसे तैयारी होगी उस पर ही सारी चीजें डिपेंड करेगी। क्लियर है? अब 2.5 महीने में, तो ये 2.5 महीने आप मान के चलो कि आपके पास 2.5 महीने पर्याप्त है। कोई कितने साल से तैयारी कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आप 2.5 महीने में कैसे पढ़ रहे हो उससे सारी चीजें फर्क पड़ेगी। मैं थोड़ा सा एनालिसिस अब आपको बता देता हूं कि कितना, ये वैसे तो मैं आपने बहुत सारे लोगों को बता चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं उन चीजों को। आपको आरएस प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो लिखने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ग्रुप में आपके जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आ जाएगी। क्लियर? थोड़ा सा अपने सामने क्लियर होना चाहिए कि अपना टारगेट क्या है। आपको आरएस प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखो पिछले साल का कट ऑफ, क्योंकि अभी आगे का तो हमें पता नहीं, लेकिन आप पिछले साल का 2021 का, उसके पहले आप 2018 का, 2016 का, आप सारे कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, कभी भी कट ऑफ 90 नंबर से ऊपर नहीं गई है। 2013 का जब मैंने एग्जाम दिया था 2 बार हुआ था प्री, एक बार कैंसिल हो गया था, वापस हुआ। पहली बार में 78 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल मेल कैंडिडेट की, दूसरी बार में 60 नंबर गई थी। कितने में से? ये कट ऑफ जो है 200 नंबर में से, 200 में से सिर्फ 60 नंबर कितने? जनरल मेल कैंडिडेट की, फीमेल की, और जनरल के बाद ओबीसी, एससी एसटी, ओबीसी और जनरल की लगभग सेम जाती है, एससी एसटी में थोड़ी सी और कम जाती है, ठीक है ना? तो अभी तक हाईएस्ट जो देखा गया है वो 90 से ऊपर नहीं गया है। मान के चलो उसी लेवल का पेपर रहने वाला, तो कट ऑफ भी लगभग इस बार भी कितनी रहने वाली है? 90 नंबर के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है जनरल मेल कैंडिडेट की, बाकी की कट ऑफ उससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। हाँ, पेपर का लेवल इजी आ गया तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? कट ऑफ बढ़ेगी, पर वो क्योंकि पेपर इजी है तो आप भी अच्छा स्कोर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। आप पहले वाले पेपर की तुलना में आप मान के चलें तो कट ऑफ लगभग इतनी ही रहने वाली है। अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो परसेंटेज कितने हैं? ये 43% मान लेते हैं। कितने परसेंट? 43 भी नहीं, 43 का परसेंट का मतलब 86 नंबर होते हैं, या तो 85 भी नहीं हुआ, तो 42.5% के आसपास इसको मान लेते हैं, ठीक है? तो इतना ही परसेंट कट ऑफ रह रही है। हम एक अनुमान बाकी आप देखिए, जनरल का हो गया, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग सबकी कट ऑफ बराबर ही रहती है। अगर हम एससी की मेल कैंडिडेट की बात करें तो ये 72 नंबर है, और एसटी की बात करें तो ये कितनी है?
76 नंबर, ये पिछली बार कट ऑफ थी लगभग। आरपीएससी का आप ट्रेंड देख लीजिए, लगभग लगभग यही कट ऑफ जा रही है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जो जनरल फीमेल कैंडिडेट है उनकी कितनी थी कट ऑफ? 79.63। और ओबीसी की एमबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें भी इतनी है। एससी और एसटी में, एससी में हमें मिलेगी 66 नंबर और एसटी में मिलेगी 72 नंबर। ये वीडियो पोस्ट है तो आप में तो ऐसा कोई होगा नहीं, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। और ये दिव्यांग कैटेगरी और अलग अलग एक्स सर्विसमैन उनकी कैटेगरी, ये भी हमारा फिलहाल काम का नहीं है। हमें एक चीज क्लियर हो गई कि कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है, 90 मार्क्स के आसपास यहाँ पर रहने वाली। हम 90 का टारगेट लेके चले, 100 का टारगेट लेके चले। अगर मैं आपको पहले बताऊं कि 90 मार्क्स आउट ऑफ 200 यानी कितना परसेंट, कितना परसेंट? 45% अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 100 में से कितने लाने हैं? 45 करने, यानी कि अगर 55 नहीं भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव निकाल कर आपने 45 कर लिए तो आपका हो सकता है। अब वो 45 कैसे करना है इस पर मैं बात करने वाला हूँ। 45 का मतलब, मैं एक बार सवाल पे भी आ जाता हूँ। नंबर होते हैं 200, सवाल कितने होते हैं? 150। तो आप में से कोई मुझे सवाल कितने हो जाएंगे? 45%। 150 का 45% कितना होता है? जल्दी बताओ। 68.5, 68 मान लेते हैं। अगर आप 150 में से 68 सवाल भी कर लेते हैं नेगेटिव निकाल के तो आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 150 में से कितने करने हैं? 68 सवाल। 150 में से कितने करने हैं? 68 सवाल आपको करने हैं। ठीक है, ये अगर आप कर लेंगे, हम इसको टारगेट थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अगर हम 100 का टारगेट लेके चलेंगे, आप सबका टारगेट 100 प्लस का होना चाहिए। 100 से 110 का टारगेट आप लेकर चलेंगे। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 100 प्लस का, ताकि 1 2 5 नंबर आगे पीछे भी हो तो कोई रिस्क नहीं है, सेफ जोन में चले। तो हम यहां से इस बैच में ये टारगेट लेकर चलेंगे कि 100 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। आप में से हो सकता है कई कैंडिडेट 120 130 भी स्कोर करेगा अगर प्री भी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो 100 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर हमें चलना। अगर हम इस टारगेट को लेकर चलेंगे तो हमारा प्री एग्जाम क्लियर हो सकता है। और अब मैं आपको यह बता रहा हूं, आरएस प्री एग्जाम में 100 मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं। मुश्किल कब होता है? 100 से 200 के बीच में मार्क्स लाना। 100 से 120 लाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और 120 से 140 तक पहुंचने में बहुत अल्टीमेट लेवल की मेहनत चाहिए। आप में से हो सकता है 2 4 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 140 तक भी पहुंच सकते हैं। मेहनत उसमें लगेगी 100 तक। एक इतना तैयारी भी कोई करके जाएगा ना, 60 65 नंबर तो उसके भी आ जाएंगे। 60 65 में कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जिसने वो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है 60 65 नंबर उसके भी आते हैं। कोई कहता है ना कि देखो आरएस प्री में 60 नंबर तो मेरे भी आ गए, मेरे क्या आ गए, तो सबके आ गए। तो 60 नंबर में तो कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे उसके ऊपर बढ़ेगा उसमें एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो 60 नंबर के लिए तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। आपको जो मेहनत करनी है वो किसके लिए करनी है? अभी अगर आप एग्जाम देने जाओ यहाँ पर तो आप में से मैक्सिमम लोग 50 से 60 नंबर ले आएंगे। आप में से ऐसे भी लोग होंगे अभी भी पेपर दे तो 100 तक स्कोर कर सकते हैं, प्री एग्जाम आप भी निकाल लेंगे। मैं सबके लिए यहाँ पर कॉमन बात कर रहा हूँ। हमें 100 का टारगेट रख के चलना है। इसका मतलब यहाँ पर हम मार्क्स का कितना टारगेट, सवाल का टारगेट कितना ले सकते हैं? 150 में से कितने हो जाएंगे? 150 में से कितने सवाल? 75, यानी 50% का मतलब अगर 75 सवाल कर ले तो अपने 100 मार्क्स आ सकते हैं। अब हमें इस बात पर टारगेट करना कि वो 75 सवाल कैसे करें, किस तरह से। मेन इंपॉर्टेंट है कि अभी लास्ट के 2.5 3 महीने में किस पर ज्यादा फोकस करना है और किस पर कम फोकस करना है, इसको ध्यान में रखकर चलना है। अभी फिलहाल हमें थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट पर बराबर फोकस अभी नहीं करना है। अपना टारगेट क्या होना चाहिए? जहां से ज्यादा सवाल आएंगे वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे, जहां कम सवाल आएंगे उसको वेटेज कम देंगे, उस पर हम भी टाइम कम देंगे। क्लियर हो गया? अगर इस रणनीति के साथ चल गए तो एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। रिमोट चालू हो गया क्या? कहाँ खोए हुए हो? चलो एक बार एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। मैं आरएस प्री एग्जाम का ट्रेंड बता रहा हूं आपको। आरएस में अच्छी बात यह है, आरएस एग्जाम में अच्छी बात यह है कि एक फिक्स ट्रेंड फॉलो होता है। मैंने 2021 और 2018 का प्री एग्जाम का एनालिसिस लिखा है। उसके पहले आप मेरे वीडियो बना रखा है मैंने, 2016 और 2013 का भी मैंने एनालिसिस कर रखा है पुराने वीडियो में। उसका भी आप एनालिसिस उठाकर देखना ना, यही ट्रेंड चल रहा है। आरपीएससी ट्रेंड ज्यादा चेंज होता नहीं है, इसलिए आरएस का एग्जाम प्री एग्जाम बहुत आसान हो जाता है। मेंस एग्जाम में तो उसने बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि हिस्ट्री से 75 नंबर के सवाल आने वाले तो फिक्स आता है। इकोनॉमिक्स से 65 का सवाल फिक्स है तो फिक्स है, 65 से सवाल आएंगे। प्री में इन्होंने फिक्स नहीं कर रखा है।
प्री में इन्होंने फिक्स नहीं कर रखा है, ये हमने अपनी तरफ से एनालिसिस निकाल कर आपके सामने रखा है। इन्होंने आरपीएससी ने फिक्स नहीं किया कि इतने से इतने सवाल देंगे, पर ये एक बात है कि ट्रेंड हमेशा बराबर वही चल रहा है। लगभग लगभग अगर आप राजस्थान जीके से उठाकर देखोगे 2021, 2018, 2016 और 2013, उसके 2013 से पहले पैटर्न चेंज था, वो अलग था। 2013 के बाद आप सारे पेपर उठा के देख लीजिए, राजस्थान जीके से हर बार जो सवाल आ रहे हैं वो 50 प्लस ही आ रहे हैं। 150 में से 50 प्लस प्रश्न कहां से आ रहे हैं? राजस्थान जीके से आ रहे हैं। इसका मतलब 1/3 प्रश्न सिर्फ राजस्थान जीके से। तो सबसे बड़ा वेटेज हमें यहाँ पर किसका दिख रहा है? राजस्थान जीके, बहुत बड़ा वेटेज। और आप में से ज्यादातर लोगों ने राजस्थान जीके ठीक ठाक पढ़ रखी है, बस उसको थोड़ा सा और बेहतर करना है। 50 प्लस प्रश्न सिर्फ यहां से हमें मिल जाएंगे। ये मैंने इसको और डिटेल में लिखा है कि कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं, सभी यहीं पर है। कई बार होता है हम 15 मिनट बाद दिमाग भटक जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। यहीं पर है सभी, समझ में आ रहा है यहां तक? 50 प्लस प्रश्न सिर्फ कहां से आने वाले हैं? सिर्फ राजस्थान जीके से आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ट्रेंड और बता देता हूं कि उस पर भी ज्यादा फोकस कहां पर करना है। आप इतिहास और कला संस्कृति को देख लीजिए, एवरेज क्या चल रहा है? 15-13, यानी कि 13 से 15 का एवरेज हर बार चल रहा है। यहां पर हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार 15 पूछा, दूसरी बार 2 ही सवाल आए, ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं होता है। आरपीएससी ऐसा नहीं करती, आरएस में ऐसा नहीं होता, यूपीएससी में ऐसा होता है। यूपीएससी में इतना अनसर्टेनिटी है कि यहां पर एक बार करंट अफेयर से 40 सवाल पूछ लिए थे, दूसरी बार हर किसी कैंडिडेट ने खूब करंट अफेयर्स पढ़ा, दूसरी बार सिर्फ 4 सवाल आए। इतना वेरिएशन आ जाता है। यूपीएससी में कुछ फिक्स नहीं है। एक बार हो सकता है हिस्ट्री में 20-30 सवाल पूछ ले और दूसरी बार हो सकता है 1 या 2 सवाल ही आए। इसका मतलब वहाँ हर सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करके जाना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रेंड फिक्स चलता है, इसी ट्रेंड पर आपको चलना है। तो अगर आप देखेंगे, देखो इतिहास और कला संस्कृति में 15 और 13, भूगोल, राजस्थान भूगोल की बात कर रहा हूँ, भूगोल में आप देखो तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 13 से लेकर 15 यहाँ पर चल रहे हैं राजस्थान भूगोल में, यानी कि इसका वेटेज और इसका वेटेज लगभग लगभग सेम चल रहा है यहाँ पर। क्लियर है? 13 से लेकर 15 सवालों का वेटेज है यहाँ पर। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें तो कितना चल रहा है? राजस्थान पॉलिटी में यहाँ पर 9 सवाल आए। यहाँ पर ये क्योंकि राजस्थान पॉलिटी इंडियन पॉलिटी, जैसे यहाँ कम आए तो इंडियन पॉलिटी में ज्यादा पूछ लिए, यहाँ राजस्थान पॉलिटी ज्यादा तो इंडियन पॉलिटी में थोड़े कम हो गए, अभी हम देखेंगे। तो लगभग पॉलिटी का वेटेज भी हमें दिख रहा है 9 से 10 सवाल यहाँ पर। और उसके बाद एक सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप देखिए, राजस्थान की इकोनॉमी, और उसमें भी आर्थिक समीक्षा से लगभग पिछली बार 2021 में 12 सवाल सिर्फ आर्थिक समीक्षा से आए। कहाँ से आए? आर्थिक समीक्षा। विजेंद्र सर आपको बहुत अच्छे से पूरा करवा देंगे और उसमें लगभग लगभग आपके सारे सवाल मिलने वाले। अच्छे से पढ़ लेना, सारे सवाल आप सही करके आओगे। आर्थिक समीक्षा से हर बार 14-15 आर्थिक समीक्षा और राजस्थान की इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, इन सब से मिलाकर कितने सवाल आ रहे हैं? जैसे राजस्थान इकोनॉमी से 15 सवाल आ रहे हैं, उसमें से 11 से 12 सवाल सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा से मिलेगा। आर्थिक समीक्षा को अच्छा कर लोगे तो आपके काफी सवाल वहीं से, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी पूरी आर्थिक समीक्षा पर ही बेस्ड होगी आपकी मैक्सिमम। ठीक है, तो राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने सवाल बन रहे हैं? 50 प्लस सवाल, ये ट्रेंड चल रहा है। तो राजस्थान जीके भी अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपके सिलेक्शन की चांस, प्री क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये गलती हमें नहीं करनी है। आपको लगेगा ऐसा कि राजस्थान जीके तो अच्छा है, दूसरे सब्जेक्ट कमजोर है, इस पर फोकस कर ले, नहीं करना है। नंबर कहाँ से मिलने हैं? राजस्थान जीके से नंबर मिलेंगे, तो दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस क्यों करना है? तो पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके को, और सबसे ज्यादा फोकस भी आपको किस पे करना है? राजस्थान जीके को बहुत मजबूत करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रायोरिटी बताता हूँ। दूसरी प्रायोरिटी आपको किसको लेनी है? दूसरी प्रायोरिटी लेनी है आपको करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर से सवाल देखिए, करंट अफेयर से सवाल कितना आ रहे हैं? 2018 में 17 सवाल आए, 2021 में सवाल कितने हैं? 24 सवाल। मैं आपको बताता हूँ कि इस बार भी 20 से प्लस सवाल रहने वाले हैं करंट अफेयर से। ये सिर्फ इंडिया का करंट अफेयर्स बताया, राजस्थान वाला तो हमने पहले ले लिया था। इंडिया के करंट अफेयर से सवाल कितने मिलने वाले हैं? 20 के आसपास आपको सवाल मिलेंगे, 20 प्लस सवाल मिलेंगे। दूसरा आपको फोकस रखना है कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छा कर लेना है। करंट अफेयर्स वैसे क्लास में आपको अर्जुन सर करवा देंगे, बहुत उनके नोट्स भी अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आप बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पर करके एग्जाम में आ जाओगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर 2 चीजें, देखो यहाँ पर राजस्थान जी के हो गई, करंट अफेयर्स हो गई। तीसरा जो एक बहुत अच्छा वेटेज जहां से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं वो है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में हर बार एक फिक्स ट्रेंड चल रहा है, 10 प्लस 10, 10 यहाँ पर रीजनिंग से, 10 मैथ्स से। 13 सवाल रीजनिंग से, 7 सवाल मैथ्स से, ये आए थे 2021 में। तो हर बार 20-20 सवाल आ रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैथ्स कमजोर हो। किस किस के मैथ्स थोड़ी कमजोर है? एक बार हाथ खड़े करना जिनकी मैथ्स कमजोर है। ठीक है, थोड़ी कमजोर लगती है। किस किस की अच्छी है वो हाथ खड़े करना।
ठीक है, 50-50%। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में हाथ खड़े नहीं किए हो। कुछ लोग हमेशा ही कंफ्यूजन में है कि हमारी किस तरफ है। देखो जिनकी, मैं आपको एक ट्रेंड और बता देता हूँ। जो पिछले रिजल्ट में ये देखा जा रहा है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड्स हैं, साइंस मैथ्स बैकग्राउंड्स हैं, वो ज्यादातर सेलेक्ट हो रहे हैं। ज्यादातर कैंडिडेट वो सेलेक्ट हो रहे हैं जो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उनके लिए प्री निकालना बहुत आसान हो जाता है। प्री में 20 सवाल का वेटेज रीजनिंग और मैथ्स का रहता है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो मैथ्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि वो मैथ्स कर नहीं सकते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए मैथ्स के भी 2 सवाल 4 सवाल, अगर वो मैथ्स के 2 सवाल ज्यादा कर लेते तो उनका प्री क्लियर हो जाता, लेकिन वो 2 नंबर से रह जाते हैं, 4 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि मैथ्स के सवाल नहीं कर पाए। और वो कोशिश भी नहीं करते कि हम सीख लेते, ये बार बार हमारी कमजोर कड़ी रहती है। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड बता देता हूं कि जो 2013 में तो ऐसा था, 2013 वाली वैकेंसी में प्री और मेंस, प्री में भी मैथ्स का वेटेज था और मेंस एग्जाम में भी रीजनिंग और मैथ्स का 200 नंबर का वेटेज था। कितने का? उसकी वजह से 2013 में ज्यादातर कैंडिडेट वही सेलेक्ट हुए जो साइंस मैथ्स या बीटेक बैकग्राउंड के थे। उन्होंने 200 नंबर से 180, 160, 70, 100 नंबर लेकर आए और प्री एग्जाम मेंस एग्जाम सारे निकाल लिए उन्होंने। आर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत पीछे रह गए। इसका विरोध भी हुआ था थोड़ा सा, 2016 में पैटर्न चेंज हुआ। मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज 200 नंबर का था उसको कम करके 100 नंबर कर दिया। उसके बावजूद भी 2016 बैच में भी ज्यादातर कैंडिडेट वही पास हुए जो फिर से साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के थे। 2018 में आते आते साइंस और मैथ्स को खत्म ही कर दिया, मैथ्स और रीजनिंग को मेन से खत्म ही कर दिया। फिर बराबर ग्राउंड पे आ गए सभी। फिर अब आर्ट्स और मैथ्स वाले अब लड़ाई नहीं रही कि ये ज्यादा बेनिफिट में, हम ज्यादा नहीं है। तो अभी मेंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्री में फिर भी मैथ्स और रीजनिंग है। इसमें भी डिमांड थी कि इसको यहां से भी हटाओ, है ना, कि मैथ्स को यहां से हटाओ, वो वेटेज ले जाता है, लेकिन इसको नहीं हटाएंगे, देख लेना आप। यहाँ तो रखनी ही पड़ेगी, यहाँ रखेंगे भी। तो अब ज्यादा अच्छा यही है कि यहाँ हम थोड़ी सी अपनी मैथ्स अच्छी कर ले। तो जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड है उनको तो अपना टारगेट बहुत अच्छा रखना कि 20 में से हम 17-18 यहाँ पर कर लें। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, रीजनिंग तो कर लेंगे, रीजनिंग तो की जा सकती है थोड़ी सी मेहनत करके। मैथ्स में भी इतनी कोशिश कर लेना कि 10 में से 5, 4, 4, 5, 6 सवाल तो कर ही लो। इतना भी कर लो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दूसरा फोकस आपको करना है मैथ्स और रीजनिंग पर। ठीक है, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर बता दिए, मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। राजस्थान जीके से सवाल हर बार कितने आ रहे हैं? 50+ सवाल आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या बताया मैंने प्रायोरिटी? करंट जीके को आपको रखना है, लगभग हर बार 20+ सवाल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या बताया मैंने? मैथ्स प्लस रीजनिंग। लगभग इस बार भी यही ट्रेंड रहने वाला कि 20 सवाल तो आएंगे यहां से। हो गए? अब आप देखिए, आप ट्रेंड उठा के देखिए कि 90 सवाल सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। 90 सवाल सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं 150 में से। हम फोकस कर रहे हैं कि हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस, हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। इकोनॉमिक समझ में नहीं आ रही, उसको समझने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं, वहां से सवाल ही नहीं आ रहे हैं। और इन 3 सब्जेक्ट को हम भूल जाते हैं कि राजस्थान जी के तो अच्छी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, दूसरों पर टाइम ज्यादा देते हैं। करंट अफेयर्स के कईयों के दिमाग में आता है 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स, ये तो होगा ही नहीं, करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं। या फिर जो पढ़ भी रहे हैं तो वो रोजाना 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, उससे नहीं होगा, उससे आपका क्लियर नहीं होने वाला है, वो टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी 1-1 घंटे क्लास अभी तक ले रहे थे, ठीक है, अब 2.5 महीने में वो काम का नहीं आएगा। 2.5 महीने में क्या पढ़ना वो मैं बता दूंगा। और जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है वो तो इसको छोड़ के ही चलते हैं, इसको मानता है कि ये तो है नहीं, 130 सवाल ही है हमारे लिए। वो 20 सवाल या 10 सवाल तो माइनस करके ही चलते हैं कि अपने लिए तो 140 सवाल ही है, जबकि सारा वेटेज कहाँ से है? सारा वेटेज यहीं से है। अब मैं आपको यहाँ से टारगेट देता हूँ, देखो राजस्थान जीके के 50+ सवाल आने वाले हैं। आप सबके राजस्थान जीके ठीक ठाक हैं और थोड़ी सी मेहनत करके और अच्छी से की जा सकती है, और यहाँ से थोड़ी सी अच्छी मेहनत करके आप 35 सवाल किया जा सकता है मेहनत करके। कितने सवाल कर सकते हैं? 35 सवाल 50 में से किए जा सकते हैं। करंट जीके बहुत अच्छी कर लेना। और कईयों को ये लगता है कि करंट जीके तो अपार है, कहाँ कहाँ से क्या पढ़ेंगे। नहीं, एक फिक्स सिलेबस है, अर्जुन सर जो पढ़ा रहे हैं उनको भी आप अच्छे से कर लेना। आप मान के चलना कि वहां से आप 13, 14, 15 सवाल कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ कि इस लेवल का टारगेट लेके चलना कि आपको 15 सवाल यहाँ से करने हैं।
15 सवाल अगर आप करंट अफेयर से कर लेते हैं और इसका भी आपको टारगेट लेके चलना है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो तो 18 17 18 का टारगेट लेके चलना है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को भी, नॉन मैथ्स वालों को भी लेके चलना है 15 सवाल। कितने हो जाते हैं फिर भी? 65 तो हो गए हैं, हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। और मैं बता रहा हूं इतने सवाल किए जा सकते हैं, इन 3 सब्जेक्ट से भी इतने सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर लेके चले आगे, इसके बाद आप चौथी प्रायोरिटी दे सकते हैं इंडियन पॉलिटी को। साइंस को अभी रुक जाओ, अभी साइंस को नहीं देना है। ठीक है, अभी साइंस, क्योंकि साइंस थोड़े से हो सकते हैं कि ज्यादातर कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट साइंस में बहुत अच्छा कर लेंगे, साइंस में सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन साइंस को प्रायोरिटी अभी मत देना। सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर के लिए साइंस थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं साइंस मैथ्स बैकग्राउंड था मेरा, लेकिन मुझे 2013 15 18 तीनों ही प्री में मुझे दिक्कत आई साइंस से। साइंस के भरोसे जाएंगे तो हो सकता नहीं हो पाए। ठीक है, इसलिए मैं साइंस को प्रायोरिटी अभी नहीं दे रहा हूं आपको। ठीक है, आप साइंस को बाद वाली प्रायोरिटी में रख सकते हैं, जस्ट इसके बाद वाली प्रायोरिटी हम साइंस को रख सकते हैं। साइंस में भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पर फोकस करना है। साइंस में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, टेक वाला पोर्शन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहिए। हालांकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट में ऐसा था कि इंडियन पॉलिटी बड़ी कठिन आई थी। ठीक है, फिर भी आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार वैसा का वैसा है, कुछ सवाल तो ऐसे थे जो टीचर्स को भी नहीं पता, वो सवाल आए उसके बाद से किताब में छपेंगे। ठीक है, तो फिर भी आप पॉलिटी को अगर वेटेज लेके चले, यहाँ पर लगभग लगभग 16 सवाल, क्योंकि इस बार राजस्थान पॉलिटी में कम थे, इस बार राजस्थान पॉलिटी में ज्यादा थे तो यहाँ पर कम कर दिए। 11-12 का एवरेज हम लेके चल सकते हैं। कितने का? 11 और 12 का एवरेज हम लेके चल सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की बात करो तो 11 से 12 सवाल यहाँ से आने वाले हैं। और अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पर इसको अच्छी मेहनत करें तो कितने सवाल कर सकते हैं? 5 सवाल तो कर ही सकते हैं। कितने हो गए अब? 70 70 सवाल तो कर ही सकते हैं। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप बहुत अच्छे से लेकर चलो तो भी 70 सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट। अब देखो 4 सब्जेक्ट से ही यहाँ पर 70 सवाल प्लस किए जा सकते हैं। अभी बाकी कितने सब्जेक्ट बच रहे हैं? अभी तो काफी सब्जेक्ट और बच रहे हैं। जैसे अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस से टेक्स्ट से सवाल कितने आ रहे हैं? ये हर बार 13 और 16 का भी यहाँ पर देख लेना, 19-20 का वेटेज चल रहा है। ठीक है, नींद आ रही है क्या किसी को यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ आ रही है 1-2 को यहाँ पे। कुछ लोग बाहर देख रहे हैं कि कब छोड़ेंगे, 4 बज गई है, खाना भी नहीं खाया आज तो। हाँ खाना नहीं चाहिए, है ना? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाता है कि खाना छोड़ दो, नींद छोड़ दो तो ऐसी गलती मत कर लेना। सर ने बोला था कि खाना छोड़ दो, नींद छोड़ दो, लेकिन प्री क्लियर करना है। खाना टाइम पर खाना है, जब खाने का टाइम हो। ठीक है, एक फिक्स रूटीन बना लो, कोई बात नहीं। जैसे आपको यहाँ आधा घंटा दिया लंच का, तो अपने लिए मैनेज करो कि उन चीज़ों में मैनेज, हम इतना टाइम दे रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका डेली रूटीन वर्क है उसको 2 घंटे में सीमित करो कि 2 घंटे में नहाना खाना धोना सब हो जाना चाहिए। ठीक है, नींद में ये नहीं कह रहा हूँ कि नींद में कटौती करके 4 घंटे करनी है। नींद 6 घंटा बहुत होता है, 6 घंटा बस, 6 का 8 नहीं करना है। 6 घंटा बहुत है, 7 घंटा भी कोई ले रहा है तो भी मैं कोई कुछ नहीं कहूंगा, 7 घंटे भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त समय बचेगा। ठीक है, तो मैं खाना छोड़ने का बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नींद पर्याप्त लेनी है और खाना डाइट बिल्कुल आपको बैलेंस डाइट लेनी है, तभी आपका दिमाग सही से एक्टिव रहेगा और आप काम कर पाओगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ किसी का दिमाग एक्टिव ही नहीं, कभी कहाँ देख रहे हैं, कभी कहाँ देख रहे हैं। पर मेरा ध्यान अभी सिर्फ उन पे जो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए फिर मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ सभी को। मुझे पता है कि कुछ लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका ध्यान अभी यहाँ पर नहीं है, तो अभी 10-10 घंटे क्लास चलेगी, उसमें कहाँ होगा। अभी तो मैं कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, है ना? जब पढ़ाते हैं तो और मुश्किल लगता है, भेजे में जाती नहीं है। ठीक है, कम से कम इसको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है कि कुछ उद्धार हो जाए। तो यहाँ पे साइंस और टेक लगभग हम देखें तो हर बार 19 और 20 प्रश्न आ रहे हैं, साइंस एंड टेक 19-20 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा अब देखें कौन कौन सब्जेक्ट बचे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट विश्व और भारत का भूगोल, लगभग पिछली बार हर बार से वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 प्रश्न आ रहे हैं और वो इजी प्रश्न आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा प्रश्न, मुश्किल प्रश्न नहीं आ रहे हैं।
4 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं, और 4 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से, 4 या 5 इंडियन ज्योग्राफी से चल रहे हैं। उसके बाद आप वेटेज ले सकते हो इंडिया और वर्ल्ड का। 8 से 9 सवाल यहां से आ रहे हैं। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से कितने सवाल आ रहे हैं? 9 से 10 सवाल आ रहे हैं, तो 9 से 10 लेके चलते हैं। और फिर लास्ट में क्या बच रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था बच रही है। 2018 में 8 सवाल के आसपास पूछे, 2021 में 3 सवाल, आप 3 या 5 6 सवाल ले लीजिए उसको, तो हम एवरेज 6 7 8 सवाल हम ले सकते हैं। इकोनॉमी की हम बात करें तो यहाँ पर तो इकोनॉमी से डरना नहीं है, छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, किसी को इकोनॉमिक्स हो सकता है बहुत अच्छा लगे तो सारे सवाल करके आना, मुझे डर लगता था इसलिए छोड़ देता था, और कोई ज़्यादा नुकसान कभी हुआ नहीं। ठीक है, प्री पास करना बहुत आसान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 2013 का एग्जाम जो प्री दिया था वो बिना तैयारी के दिया था, बिना तैयारी के RS प्री एग्जाम दिया और गलती से वो पास हो गया। गलती से इसलिए पास हो, तैयारी नहीं की फिर भी पास हो गया। 2013 में मैंने पटवारी एग्जाम दिया, मेरी टॉप रैंक थी उसमें, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था मैथ्स में 50 में से 49 सवाल सही किए थे, तो मैथ्स बहुत अच्छी थी। ठीक है, राजस्थान जीके पटवारी पास किया तो राजस्थान जीके भी अच्छी हो गई। राजस्थान जीके अच्छी थी, मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक थी, करंट अफेयर्स थोड़ी सी पड़ी हुई थी। इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर तैयारी नहीं की थी क्योंकि बीच में मैंने पटवारी नौकरी भी छोड़ दी थी और तैयारी करना ही छोड़ दिया था। पर फॉर्म भरा था इसलिए लगा कि देके आ जाए, मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि पहली बार दे रहा था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि बिना तैयारी किया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा प्री क्लियर हो गया, ज़्यादा तैयारी नहीं थी। फिर भी रीज़न क्या था कि मैथ्स अच्छी थी, राजस्थान जी के ठीक ठाक थी और थोड़ा करंट अफेयर्स था मुझे, इसलिए यहाँ से सिर्फ 3 सब्जेक्ट से। फिर जब लग गया कि क्लियर हो गया तो फिर कर लेते हैं, फिर मैंने मेंस पर ध्यान देना शुरू किया, मेंस भी क्लियर किया उसके बाद। इतना ठीक ठाक उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि मेंस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस वजह से ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ पाए, लेकिन मेंस क्लियर हो गया मेरा। ठीक है, वहाँ जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ देने वाला नहीं था उस समय, ये एक समस्या थी। इतने पैसे थे नहीं कोचिंग करने के, और कोचिंग में मैं भी बताता हूँ ये सारा एनालिसिस करने का ट्रेंड यूट्यूब पर यहाँ पर मैंने ही शुरू किया। आज तक किसी कोचिंग में जाकर देख लो कुछ बताते नहीं, वो आएंगे अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाएंगे, कुछ एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स वाला बताएगा इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री वाला बताएगा हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं, आप एनालिसिस करो ना, उससे पता चलेगा कि कहाँ कौन से इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया, देखो यहाँ से हमने कितने सवाल कर लिए, 70 सवाल तो हो गए। पीछे देखा जाए तो कितने सवाल बच रहे हैं, यहाँ पर हम 5 से 7 का भी ले लेते हैं, 45 सवाल तो लगभग बच रहे हैं। 45 सवाल लगभग मान लेते हैं कि 45 सवाल फिर भी बच रहे हैं। 70 यहाँ पर लगभग कितने हो गए, 70 90 और 100 और ये 150 के आसपास, क्लियर हो गया इतना। अब इन जो 45 बच्चे हैं उनमें से कुछ तो नंबर आएंगे, या यहाँ से कुछ नहीं आने वाले। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर ज्योग्राफी से, अगर यहाँ पर ज्योग्राफी से हमने कहा कि 8 से 9 सवाल आ रहे हैं तो 4 से 5 सवाल बहुत आसानी से अच्छे से किए जा सकते हैं, 4 से 5 सवाल किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइंस का 19 से 20 सवाल आ रहे हैं। देखो साइंस का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है साइंस बहुत थोड़ी सी टफ भी रहती है, सभी के लिए नहीं हो पाएगा, फिर भी साइंस जो साइंस बैकग्राउंड है वो 10 से 12 सवाल आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पर आपके लिए साइंस का मैं बताता हूँ, साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पर। बायोलॉजी का सिलेबस भी एकदम से क्लियर दिया हुआ है कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, आहार पोषण दे रखा है, डिजीज के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी से अच्छे खासे सवाल भी पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा टेक वाला पोर्शन देख लेना, यहाँ से मिलाकर आपके जैसे 20 में से लगभग लगभग 8 से 10 सवाल टेक से आने वाले, कुछ बाकी 10, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल नहीं आ रहा, 3 या 4 सवाल ही फिजिक्स केमिस्ट्री से आ रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी से अच्छे सवाल आ रहे हैं। इसको भी अगर आप थोड़ी सी रणनीति से सवाल करो तो 19-20 सवाल आ रहे हैं, उसमें से 7 से लेकर 10 से 12 सवाल आप आसानी से यहाँ पर किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हो सकता है किसी के लिए मैथ्स रीजनिंग कठिन है तो आप 5 सवाल और कम कर पाए, तो 5 सवाल यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई हो सकता है राजस्थान जीके में 35 नहीं कर पाए, 30 ही कर पाए, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर बचे हुए हैं 45 सवाल, हम यहाँ से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखो यहाँ से ही अपना क्लियर हो रहा है, अब यहाँ से 45 में से मान के चलो कि यहाँ से 15-20 सवाल तो आप यहाँ से भी सही करके आ सकते हो।
छोड़ना नहीं इन सब्जेक्ट को, मैं छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट को नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर प्रायोरिटी कैसे देनी है, अगर आप इन प्रायोरिटी पे चले। अब कोई ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इंडियन इकोनॉमी को दे रहा है, उससे नहीं होगा क्लियर। आपको प्रायोरिटी किस तरह से देनी है, मुझे मेरी क्लास आज इसी पे थी कि किस तरह से अगले 2.5 से 3 महीने फोकस करना है, थोड़ा सा अपना प्रायोरिटी को चेंज करना है, किस तरीके से अपनी प्रायोरिटी रखनी है। क्योंकि अभी फिलहाल हमारे सामने टारगेट क्या है, एग्जाम क्लियर करना है। अभी फिलहाल हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है कि मुझे इकोनॉमिक्स के एक एक पॉइंट सीखना है ना, या फिर मुझे साइंस को पूरे बहुत डीप से सीखना, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी इतना काम करना है कि अपना एग्जाम क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? अभी आपको पढ़ना कितना वो भी बता देता हूँ। लगभग अभी आपकी क्लास से कितनी घंटे चल रही है लगभग यहाँ पे? 6 से 7 घंटे, 7 से 8, 6 घंटे, 6 घंटे के आसपास चल रही है। ठीक है, 8:30 शुरू होती है, 1:30, 2, 2:30 खत्म हो जाती है। आज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अब से यही चलने वाला है। 7 से 8 घंटे आप यहाँ दे दीजिए, और उसको जो पढ़ा रहे हैं उसको आप 2 से 2.5 घंटे। अभी मैंने कल टीचर्स को सभी को बैठा दिया है, थोड़ा सा आपको भी कमर कस लेनी है। मैंने कहा यहाँ सभी टीचर्स को कहा है कि अब टू द पॉइंट बात करनी है, टू द सिलेबस बात करनी है, इधर उधर जाना ही नहीं है। जब टू द पॉइंट बात करते तब मन नहीं लगता, जैसे इधर उधर आते सब क्लास में आ जाते हैं वापस, है ना। सबको लगता है कि हर 5 मिनट सर मजे कराते रहे। तो अब थोड़े से मजे कम होने वाले, पढ़ाई ज्यादा होने वाली है। थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने अपना जो दिमाग है, आईक्यू लेवल को थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्यादा एक्टिव रहकर बैठना पड़ेगा। ज्यादातर कैंडिडेट मैं बता देता हूँ जो 6 घंटे 7 घंटे बैठते हैं, वो वास्तव में 3 घंटे ही यहाँ बैठते हैं, 4 घंटे वो यहाँ बैठ के भी बाहर ही होते हैं। ये एक रीजन होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ होता था, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आपको कोशिश करके, थोड़ा सा अभ्यास करके पूरा यहीं पर प्रेजेंट रहना है। अगर आपने यह कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और बिल्कुल किए जा सकते हैं। आप यहाँ पर आपके मान के चलिए कि अगर आप 7-8 घंटे डेली क्लास चलेगी, उस 7-8 घंटे आप यहाँ पढ़ लो, 8 घंटे क्लास को आप 2 घंटे में घर जाकर रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज साथ के साथ करना है, 4 दिन रिवाइज नहीं करे तो यहाँ पर 30 घंटे क्लास हो जाएगी, फिर रिवाइज होगा ही नहीं वो। तो क्या कोशिश कर रही है, जो 7 से 8 घंटे क्लास यहाँ पर चल रही है, ठीक है, तो और उस 7 से 8 घंटे की क्लास के लिए तैयार रहना है आपको। बीच में आधा घंटा गैप दे देंगे लंच के लिए, लंच यहाँ पर कर लेना, ठीक है, और एक्टिव रह के 7 से 8 घंटे की क्लास यहाँ से अटेंड कर लेना। 2.5 से 3 महीने में, अगले 2.5 महीने में आपका कोर्स पूरा लगभग हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स यहाँ पर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, बहुत जल्दी, इतने कम समय में इतना कोर्स आपके यहाँ पर हो जाएगा। कोई ये मत लेना कि तो जल्दी क्यों करा रहे, इससे बढ़िया कुछ बात हो ही नहीं सकती है। तो आपको तैयार रहना, जब सामने टारगेट होता है, एग्जाम होता है, तो हमारा लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो 7 से 8 घंटे यहाँ पर पढ़ना, 2 घंटे आप घर पर दे देना। उसके बाद जब टेस्ट हो तो टेस्ट साथ साथ चलते रहेंगे। टेस्ट के लिए कोई स्पेशली एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलने वाली है। रोजाना रिवीजन करोगे, टेस्ट में आपके वैसे भी हो जाएगा। तो अभी लास्ट टाइम, कम से कम देखो, अभी यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, आप वो जो हो गया आपने नहीं दिया, बाद में भी लेकर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 टेस्ट आपको यहाँ पर ऑफलाइन में मिलने वाले हैं, ऑनलाइन में भी लगभग अपने पास 20 टेस्ट है, दोनों अलग अलग हैं। 40 टेस्ट तो यहाँ आपको यहीं मिलने वाले हैं, प्लस 50 शॉर्ट टेस्ट हो रहे हैं, यानी उसमें लगभग लगभग आप मान के चलिए, शॉर्ट टेस्ट यानी 20 सवाल का है, तो 1000 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग ये 40 टेस्ट मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। यहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ने के बाद भी आप मान के चलना, जो आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, वो सिर्फ 50% तैयारी हुई। 50% तैयारी किससे होगी, वो टेस्ट सीरीज से होगी। आपने 40 टेस्ट पढ़ लिए, तो 40 इंटू 150 कितने होते हैं, 600। वो तो 150 इंटू 4 होते हैं। मैं 150 इंटू 40 टेस्ट की बात कर रहा हूँ, 6000। आप 6000 प्रश्न पढ़ने वाले हो टेस्ट के थ्रू। कितने, 6000 प्रश्न व्याख्या सहित। अगर आप एग्जाम से पहले 6000 प्रश्न भी पढ़ के चले जाओ, तो भी आपकी सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और 6000 प्रश्न की प्रैक्टिस हम आपको यहीं पर करवाने वाले हैं। 20 टेस्ट तो यहाँ पर हो रहे हैं, 20 टेस्ट आपको खुद को देने। ऑनलाइन टेस्ट आपके सबके ऐड हो गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया क्या? जिनके नहीं हुआ बता देना कि मेरे अभी तक ऐड नहीं हुआ, वो ऐड हो जाएगा। तो 20 टेस्ट ऑनलाइन के वो अलग है, व्याख्या सहित है सारे के सारे। ऑफलाइन में भी आपके 20 टेस्ट होने वाले, वो भी सबके सब व्याख्या सहित होने वाले। उन सबको बहुत अच्छे से कर लेना। एग्जाम से पहले आप 6000 प्रश्न पढ़ लोगे। कितने, 6000 प्रश्न। और जो इस बार इतना सीरियस है कि मुझे तो क्लियर करना ही करना है, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वो इस टेस्ट की संख्या को बढ़ा लेना। 40 से भले आप 80 कर लेना, 80 भी कर सकते हो,
लास्ट का जब 1 महीना 15 दिन बचेगा तो हर दिन एक टेस्ट देना है। 30 दिन में तो लास्ट में आप 30 टेस्ट भी दे सकते हो। अभी हफ्ते में एक चलेगा, बाद में हफ्ते में 2 कर दिए जाएंगे, लास्ट में हफ्ते में 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, टेस्ट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, टेस्ट से भागने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ो और आप टेस्ट दो, जितना भी तैयारी हुई है तैयारी करके टेस्ट दो उसको। नंबर कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस करो कहाँ कमियां रह रही है। ठीक है, लास्ट तक जाते जाते एग्जाम से पहले अपना टारगेट रखना है कि आपको 40 टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। टेस्ट से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कम से कम जो सवाल आप पढ़ रहे हो आपको नहीं आया, उसको व्याख्या में आपने देख लिया, वो वहां से सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो मान के चलो कि आपका इतना आसान नहीं रहने वाला। पहले बात तो 7-8 घंटे में भी बड़ा जोर आएगा यहाँ बैठकर पढ़ने में, थोड़ा आसान नहीं रहेगा, लेकिन 2.5-3 महीने ये किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर आप 2.5-3 महीने ये करने के लिए तैयार हो तो प्री एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा। ये सबसे हो सकता है, होने में क्षमता सबकी है, करो या नहीं करो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने कर लिया तो इसी बार आप आरएस प्री एग्जाम निकाल लेंगे, और नहीं कर पाया तो फिर 2.5 साल बाद और आएगा ही वैसे भी। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस एग्जाम से चूक गए फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। और आपने अगर आरएस प्री एग्जाम क्लियर कर लिया तो मान के चलो कि बाद वाले आप सारे एग्जाम बहुत आसानी से निकाल लोगे। उसके बाद दूसरे एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे, कोई सा भी एग्जाम आएगा फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, आप सारे एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आपके सामने अभी आरएस प्री के अलावा इस बीच में और कोई भी एग्जाम है क्या? कोई एग्जाम किसके हैं? जूनियर अकाउंटेंट। जो जूनियर अकाउंटेंट पे फोकस कर रहा है और जिसकी तैयारी भी है, मैं उनको कहूंगा आप जूनियर अकाउंटेंट पे फोकस करना। ये दोनों अलग है, इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, दोनों की तैयारी साथ नहीं चल सकती है। जूनियर अकाउंटेंट कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहे हैं? अच्छा, पेपर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट आप दे रहे हो तो फिर उस पर फोकस करना। फिर आरएस प्री, दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती, दोनों को साथ में लेकर चला तो दोनों नहीं होगा। ठीक है, आप जो तैयारी कर रहे हो उसके बीच में अभी सिर्फ आरएस प्री एग्जाम है, बाकी सारे एग्जाम इसके बाद आने वाले हैं। तो इस 2.5 महीने ये फोकस कर लेना कि मुझे आरएस प्री एग्जाम बहुत अच्छे से देना है और इसको क्लियर करना है। ये क्लियर कर लिए तो आगे के सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। आप में से कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं कि अभी तो बहुत सारे एग्जाम एलडीसी का भी आएगा, पटवारी का आएगा। हमारा फोकस तो वो है कि पहले नौकरी लेना, आरएस तो बहुत कठिन है। अगर ये सोच के चले तो आपका दिमाग उसी हिसाब से तैयार रहेगा कि अभी तो बहुत दूर एग्जाम है, आराम से पढ़ लो अभी तो। लेकिन अगर आपने अभी आरएस प्री को टारगेट करके चले तो आपका दिमाग का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपने ये सोच के चला कि मुझे इस बार आरएस प्री क्लियर करना है, तो आपका दिमाग का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जितनी तैयारी 8-10 घंटे भी पढ़ाएंगे तो वो भी हो जाएगा। और इस 2.5-3 महीने में आप 10-11 सब्जेक्ट जो इस आरएस प्री में आते हैं वो 11 के 11 आपके क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी दिमाग की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, और आप इस 2.5 महीने में अपने आपको दिमाग को इतना ट्रेंड कर सकते हो कि आप अपनी इतनी क्षमता बढ़ा सकते हो। एक बार बढ़ गई तो आप हर एग्जाम क्लियर कर लोगे। इसलिए जिसने शुरू में हाथ खड़े नहीं किए थे कि इस बार हम आरएस प्री एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, मैं आपको वापस ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं। आप सब में योग्यता है, आप सब में क्षमता है, कर सकते हैं ना? करो एक बार हाथ खड़े, कौन कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं, जो एलिजिबल है वो सभी कर सकते हैं, सब में क्षमता है, सब में योग्यता है। मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने एक रोड मैप आपके सामने रखा है कि एग्जाम कैसे क्लियर हो सकता है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं। ये पीडीएफ है, मैं आपके उधर शेयर कर लूंगा, इसको ध्यान में रखकर और इसी तरह से तैयारी शुरू कर देना। हाँ, किसी की तरफ मेरे सामने ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए सर हमसे 8 घंटे नहीं हो रहा है, फिर तो आप क्लास में बैठने लायक नहीं। और आपके हिसाब से हम 8 घंटे से कम करेंगे नहीं। आप में से हो सकता है 4-5 के लिए 8 घंटे बैठना मुश्किल नहीं हो रहा है, लेकिन हम आप 4-5 के लिए बाकी का फ्यूचर खराब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आप में से 4-5 लोग ऐसे भी आ सकते हैं कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना, हम घंटे बढ़ाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम कोर्स को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं? घंटे बढ़ाने वाले, कोर्स उसी तरह से चलेगा। हाँ, ये होगा कि अब टीचर इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेगा आपका मन बहलाने के लिए, वो सिर्फ टू द पॉइंट, टू द सिलेबस बात करेगा। आप ये नहीं कहना कि सर समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है शुरू में ऐसे लगेगा यार कोई बात, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा हर 15-20 मिनट बाद उसको थोड़ा मजा चाहिए, वो मिलेगा नहीं अभी। उसके लिए ट्रेंड रहना है कि हाँ ठीक है, टीचर भी अपनी तरफ से पढ़ाएंगे, पूरे तरीके से पढ़ाएंगे, और आप 1 घंटे कंसंट्रेट करके 1 घंटे क्लास अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद 5-7 मिनट का गैप मिल ही जाएगा आपको। थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि आप 7-8 घंटे अपना आप को सीरियस कर लोगे तो आप सीरियसली पढ़ भी लोगे। इतना कर लोगे तो प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। प्री बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी,
मैंने आपको वही कहा, आप प्री एग्जाम क्लियर कर लोगे, मेंस एग्जाम हम करवा देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्री एग्जाम क्लियर करना। ये सब आप सबको मैं जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैं वापस प्री एग्जाम के बाद मिलूँ तो 2 या 4 ही मिलेंगे प्री एग्जाम क्लियर हुआ, बाकी किसी का हुआ ही नहीं। अगर प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपकी गलती होगी, मेरी कोई गलती नहीं होगी, या संस्थान की कोई गलती नहीं होगी। किसकी होगी? हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे। आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है। कर लोगे? पक्की बात है? तो कमर कस लो फिर 2.5-3 महीने, और जिस लेवल के भी हमारी तरफ से एफर्ट हो, हमारी तरफ से तैयारी हो, आप सबको भी तैयार रहना है। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इस क्लास से मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्री एग्जाम क्लियर करें। ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, देखो ज़्यादा स्टूडेंट जहां पर 500, 1000, 2000, 5000 पढ़ते हैं, रेशियो वहां पर भी 5%, 10% का रहता है। अगर कोई 5000 पढ़ रहा है तो वहां से ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट 250, 500 ज़्यादा नहीं निकलते, यानी 10%। मैं चाहता हूं कि ठीक है 80-90% तो होना चाहिए, या कम बताया मैंने? कम बता दिया? मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि लगभग यहाँ से 70-80%, 80% यहाँ सबके प्री क्लियर होने चाहिए। 10% वो लोग हो गए जिसने इस सेशन पर भी ध्यान नहीं दिया, बाकी सब क्लियर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये आप सब में क्षमता है, आप सब में योग्यता है। अगर आपने 2-2.5 महीने पढ़ लिए तो आप आगे भी 2-2.5 महीने पढ़ सकते हो और इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इस बार तैयार हो प्री क्लियर करने के लिए? 2.5 महीने है हमारे पास, और ये 2.5 महीने हमारे हैं, और अच्छे से इसको पढ़ना है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है? मतलब इतना है कि पूरे सर उठाकर हम मेंस बैच में बैठ सकें। सर झुका के नहीं बैठना कि मेरा तो क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है? तो उसी के साथ सबके साथ वापस बैठेंगे। बाकी मेरी क्लास चल रही है, मेरी क्लास, और अब सारी की सारी क्लास आपको बहुत फास्ट सारी तरीके से चलने वाली है। 7-8 घंटे के लिए भी तैयार रहना, उसके लिए भी ज़्यादा भी आए तो उसके लिए भी तैयार रहना। थकना मना है अभी 2.5-3 महीने के लिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू।